हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। देखिए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ऑर्बिटल मोशन को थोड़ा डिस्कस किया था। आज स्पिन के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे, लेकिन स्पिन से पहले हम लोग एक दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसको बोलते हैं लार्मर आवृत्ति, लार्मर फ्रीक्वेंसी। तो लार्मर फ्रीक्वेंसी क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लार्मर फ्रीक्वेंसी लार्मर आवृत्ति। क्या है सुनिएगा। देखो, हम लोग बात कर रहे थे कि एटम एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। तो सपोज एक इलेक्ट्रॉन है जो इस कक्षा के अंदर गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कक्षा में गति कर रहा है। अब गति कर रहा हो तो एक फिक्स स्पीड से गति कर रहा होगा। फिक्स स्पीड से गति कर रहा होगा तो जो चक्कर लगा रहा है, जितने साइकिल कंप्लीट कर रहा है, वो भी एक फिक्स होंगे। मतलब इसकी जो आवृत्ति होगी ना, मतलब चक्कर प्रति सेकंड, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी क्या होगी, वो भी एक फिक्स होगी। तो मान लो ये v वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा। अभी इसके स्टार्टिंग में मैं मान लेता हूँ इसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नोट और वेलोसिटी होगा जो भी है, इसका वेलोसिटी होगा v नोट। आई बात समझ? तो ये घूम रहा है v नोट वेलोसिटी से घूम रहा है, ओमेगा नोट इसकी कोणीय आवृत्ति या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अभी इतनी बात क्लियर है। अब आप ये सोचिए कि अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर से और लगा दूँ, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से बाहर से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और लगा दूँ, विद्युत क्षेत्र ई का क्या लगा दूँ मैं, विद्युत क्षेत्र लगाए कि चुंबकीय क्षेत्र? चलो चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं। मैं विद्युत क्षेत्र नहीं लगा रहा, यहाँ से क्या अप्लाई कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा हूँ। क्या? मैग्नेटिक फील्ड। सपोज मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा हूँ तो फिर मैं ऐसे नहीं लगा रहा, मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा हूँ या तो अंदर की तरफ या बाहर की अथवा, तो मैग्नेटिक फील्ड लगा देता हूँ मैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम या ज़्यादा होगी, या तो बढ़ेगी या कम होगी। अब बढ़ेगी या कम होगी तो उसके चक्कर लगाने की दर भी चेंज हो जाएगी, उसकी घूमने की स्पीड चेंज हो जाएगी। स्पीड चेंज होगी मतलब वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा मतलब आवृत्ति भी चेंज हो जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं। पहले कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया था, तब वो बेचारा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा था। अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई चेंज। अब फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, आवृत्ति में परिवर्तन हो गया। तो आवृत्ति में जितना परिवर्तन होता है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, उसी को बोलते हैं लार्मर आवृत्ति। जितना चेंज फ्रीक्वेंसी में होता है उसको क्या बोलते हैं, लार्मर फ्रीक्वेंसी, लार्मर आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये इसके ऊपर बात करने वाले हैं हम लोग। तो चलो डिस्कस करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि क्या है, अभी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लग रहा, स्टार्टिंग में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लग रहा, बिना मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में बात कर रहा हूँ मैं। अनुपस्थिति है, एब्सेंस है, प्रेजेंट नहीं है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना है, अभी जीरो है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रखा बाहर से। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रखा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे इसका वेलोसिटी है v नोट और ओमेगा नोट इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब सुनिए, कोई भी पार्टिकल जब कक्षा में घूम रहा होता है तो इसके ऊपर इस तरफ एक बल काम करता है जिसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, केंद्र की तरफ, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, ओबीसी बात ना। तो इस पर कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन पे जो लगने वाला अभिकेंद्रीय बल है उसका मान क्या है, अभिकेंद्रीय बल की बात करता हूँ। अभिकेंद्रीय बल जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल, आई थिंक स्पेलिंग ठीक होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा होगा वो कितना होगा, जैसे अभी मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में है तो इसको मैं एफ नोट बोल देता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स का उसका फॉर्मूला होता है mv²/r, mv²/r, ये फॉर्मूला होता है। इसी का एक दूसरा रूप और होता है mr², ये रूप होता है। या तो ये फॉर्मूला काम में ले लो या ये काम में ले लो। ठीक है, क्लियर है? मैं अभी ये फॉर्मूला काम में लेना चाहता हूँ, कौन सा, mr ओमेगा। v की टर्म में तो ये होता है, ओमेगा की टर्म में ये होता है।
इससे ये कैसे आता है, V इक्वल टू आर ओमेगा रख देते हैं, V इक्वल टू आर ओमेगा होता है तो आर ओमेगा रखते हैं तो ये बन जाता है। अभी मैं ये काम में ले रहा हूँ। तो अभी केंद्रीय बल जो लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन पर, मतलब केंद्र की तरफ जो बल लग रहा होगा सेंटर की तरफ, वो लग रहा होगा ये एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब ये हम लोग पहले की बात कर रहे थे जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तो मैं फोर्स को बोल देता हूँ, सपोज फोर्स को बोल रहा हूँ एफ नॉट, मास तो एम है, रेडियस आर है, ओमेगा जो है ओमेगा नॉट है। क्लियर है? आगे बात इतनी समझ आ गई मुझे। इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दो। अब सपोज मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा। क्या करूँगा? मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा। पहले जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था वो इधर लग रहा था, ये एफ नोट जो था वो किधर था, अंदर की तरफ। ठीक है, अब मैं इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगाता हूँ, मतलब यहाँ पर चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र और ले आता हूँ, या तो अंदर जाता हुआ या बाहर जाता हुआ, किधर भी रख सकते हैं हम लोग। तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में अब क्या होता है, देखो उपस्थिति है अब चुंबकीय क्षेत्र की, मतलब प्रेजेंस में, मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो नहीं है, कुछ लगा रखा मैंने बी। अब मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा तो देखो उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा तो उसकी वजह से होगा क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस पर पहले फोर्स एफ नोट तो लग रहा था अंदर की तरफ। अब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सपोज ऐसे घूम रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी इसका ऐसा है। अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया अंदर की तरफ जाता हुआ, ऐसे करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया बी। अब इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गतिशील है v वेग से, तो v वेग से इधर गतिशील है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो इस पर फोर्स लगेगा इधर। देखो मैं बता रहा हूँ, सुन लो, मैग्नेटिक वेलोसिटी है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो फोर्स लगना चाहिए इधर इधर, बट इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव है तो ऊपर उधर ही लगेगा, मतलब इसकी इस पर फोर्स लगेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा इस तरफ। इसको मैग्नेटिक फोर्स बोल देता हूँ एफ एम। मतलब क्या हुआ, इस पर पहले जो लग रहा था फोर्स वो तो लगेगा ही, केंद्रीय बल, अभी केंद्रीय बल सेंट्रीपिटल, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर एक और फोर्स लग रहा है जो कि बाहर की तरफ लग रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, वो बाहर की तरफ जा रहा है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ रख देता, सॉरी बाहर की तरफ रख देता, तो ये फोर्स इस तरफ आ जाता। मतलब जो इसके ऊपर अब कितने फोर्स काम करेंगे, 2 फोर्स काम करेंगे, एक तो पहले जो लग रहा था वो, और अब एक ये जो एफ एम हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो या तो दिशा में ही काम करेगा एफ नोट की दिशा में, या विपरीत दिशा में काम करेगा। इसका मतलब है अब जो टोटल फोर्स आएगा, अब जो टोटल फोर्स है वो 2 फोर्स से मिलकर बनेगा, एक तो जो पहले लग रहा था एफ नोट वो, प्लस अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स और आ गया चुंबकीय बल एफ एम, ये दोनों ऐड होके रिजल्टेंट फोर्स अब कुछ बनेगा सेंट्रीपिटल इधर। नहीं समझ में आया, रिपीट करता हूं, सुनो। पहले यहां पर क्या था, पहले यहां पर ओनली एक फोर्स था जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया था अंदर की तरफ। अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, और मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से क्या हुआ, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। अब वो जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा वो तो या तो इसकी दिशा में ही लगेगा या विपरीत दिशा में लगेगा, या तो सेम डायरेक्शन में लगेगा या ऑपोजिट में। सेम में लगेगा तो ऐड हो जाएगा, अगर विपरीत में लगेगा तो माइनस हो जाएगा, ऐसे ही होगा। तो टोटल रिजल्टेंट केंद्र की तरफ जो फोर्स होगा वो या तो जुड़ के आ जाएगा या ऑपोजिट डायरेक्शन में तो कम हो जाएगा, ऐसा है। ये रिजल्टेंट अभिकेंद्रीय बल है, ये परिणामी अभिकेंद्रीय बल रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, या तो दोनों एक ही डायरेक्शन में आए तो ऐड हो जाएंगे या फिर सबट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो डायरेक्शन जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर बाद में वापस मैं एक्सप्लेन कर दूंगा लास्ट में चल के, वो इधर इधर कैसे आई, इधर कैसे आई। लेकिन अपने को इतनी चीज़ पता है कि या तो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा या ऑपोजिट में, सेम में आएगा तो ऐड हो जाएगा, ऑपोजिट में आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एफ नोट तो मुझे पता है, एफ एम जो होता है ना मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल, वो होता है क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर, ये होता है। ये जो होता है क्यू वी बी साइन थीटा एन के, ऐसे होगा। अब मैं ये मान लेता हूं कि v और b जो है परपेंडिकुलर है, लंबवत है, ताकि ये 90 हो जाए और ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। मतलब हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं वो या तो ऐसे लगा रहे हैं अंदर की तरफ जाता हुआ प्लेन में, या प्लेन से परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ जाता हुआ। अगर ऐसा करते हैं तो एफ एम क्या आ जाएगा, इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और थीटा 90 हो जाएगा, साइन 90 1 हो जाएगा, साइन 90 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा क्यू वी बी
एन कैप। तो एफ एम क्या मिला मुझे, क्यू वी बी, ये एफ एम मिल गया। ठीक है, तो एफ एम का वैल्यू मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, एफ नोट का वैल्यू ये रहा, दोनों का वैल्यू पुट कर लो। तो F इक्वल टू एफ नोट का वैल्यू पुट किया तो हो गया एम आर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस माइनस इसका वैल्यू किया तो क्यू बी बी। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये क्या है, F परिणामी अभिकेंद्रीय बल, केंद्र की तरफ लगता हुआ रिजल्टेंट फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। और सेंट्रीपिटल को फोर्स को तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, या तो ऐसे लिख लो या इसको आप कैसे लिख लो, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ऐसे लिखते हो, अरे ऐसे लिखते हो। जब अनुपस्थिति थी तो हम लोगों ने एफ नोट लिख दिया था, अभी प्रेजेंट है तो एफ ओमेगा कर लो इसको, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो एम आर ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया एम आर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस माइनस क्यू बी बी। इन दोनों में देखो एम आर कॉमन आ जाएगा, एक बार के लिए इसको इधर लेके आओ तो एम आर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस माइनस क्यू बी बी, ऐसे हो गया। इन दोनों में देखो एम आर कॉमन आ गया तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस माइनस क्यू बी बी, ऐसे आ गया। इसमें देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से देखो एम आर को उधर भेज दो तो ये ऐसा हो जाएगा, एक बार के लिए ऐसे कर लो, ओमेगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू प्लस माइनस क्यू वी पी। अब देखो एक दूसरी चीज, v इक्वल टू जो होता है वो आर ओमेगा होता है, ये नॉर्मल वेलोसिटी, ये कोणीय वेग, ये एंगुलर वेलोसिटी, दोनों में रिलेशन ये होता है, तो ये ऐसे हो जाएगा एम आर ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू प्लस माइनस क्यू आर ओमेगा इंटू बी। ये देखो आर से आर तो कैंसिल हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बात करता हूँ, देखो पहले जो फ्रीक्वेंसी थी चक्कर लगा रहा था वो कितना था, पहले था ओमेगा नॉट, अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चक्कर लगाने की दर चेंज हो गई, रेट चेंज हो गई, तो उसका फ्रीक्वेंसी जो हो गया वो ओमेगा हो गया, मतलब पहले ये था अभी ये हो गया, तो चेंज कितना हुआ, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, परिवर्तन इतना ही हुआ ना, इसको बोल रहा हूँ मैं डेल्टा ओमेगा। पहले ओमेगा नॉट था एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अब कितना ओमेगा, तो परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा ओमेगा, तो इसको लिख देता हूँ मैं डेल्टा ओमेगा, तो ये हो गया डेल्टा ओमेगा, ठीक है। ये होगा प्लस माइनस ओमेगा बी। अब देखो ये मैं यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन लेता हूँ, एक अप्रोक्सीमेशन मतलब लगभग मान प्राप्त करने के लिए ओमेगा को लगभग ओमेगा नोट मान लेता हूँ, या मैं ऐसे बोल लूँ ओमेगा नोट को मैं लगभग ओमेगा लिख लेता हूँ, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं, थोड़ा ही डिफरेंस होता है, तो हम लोग इसको ऐसे मान सकते हैं ताकि अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू मिल जाए। तो ये मिल जाएगा अपने को ओमेगा प्लस ओमेगा, इसको भी ओमेगा नोट को भी ओमेगा लिख लूँ, इंटू डेल्टा ओमेगा इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा बी। तो ये मैं क्या मिल गया, एम टू ओमेगा डेल्टा ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा बी, ये ओमेगा से ओमेगा गया तो यहाँ बचा 2m डेल्टा ओमेगा इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे क्यू भी चल रहा था ना, क्यू भी चल रहा था, ये हो गया प्लस माइनस क्यू इंटू बी। तो डेल्टा ओमेगा क्या मिला मुझे, प्लस माइनस क्यू बी बाई 2m। ये हो गया कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में जो परिवर्तन हुआ ना, वो कोणीय आवृत्ति में जो चेंज आया ना वो आ गया। एक दूसरी चीज, Q इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो माइनस आ जाएगा, ये होगा। तो डेल्टा ओमेगा जो है वो क्या आ गया, ये आ जाएगा अपने पास में माइनस प्लस क्यू बी बाई 2m। Q का वैल्यू लिख सकता हूँ मैं माइनस ही, ये आ गया। इस तरीके से अपने पास में क्या आ गया, डेल्टा ओमेगा मिल गया अपने को, कोणीय आवृत्ति में जो परिवर्तन आता है वो मिल गया। इसको बोलते हैं लार्मर आवृत्ति। ये है क्या, लार्मर आवृत्ति, लार्मर फ्रीक्वेंसी।
लामर फ्रीक्वेंसी, ये है लामर फ्रीक्वेंसी। क्या क्या मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो। हमने बोला कि क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कक्षा में गति कर रहा तो उसकी कोई फ्रीक्वेंसी होगी, आवृत्ति होगी ओमेगा नॉट। अब वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ले आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, वो होगी ओमेगा। तो ओमेगा में और ओमेगा नॉट में जो परिवर्तन हुआ, मतलब आवृत्ति में जो चेंज हुआ, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लामर फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति में जो परिवर्तन हुआ उसको बोलते हैं लामर आवृत्ति। तो पहले तो हमने बोला कि जब कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया था, बाहर से अनुपस्थिति थी मैग्नेटिक फील्ड की, तब उस पर जो सेंट्रीपिटल केंद्र की तरफ जो फोर्स लग रहा था वो ये है। और ये फॉर्मूला कहाँ से है, ये मैकेनिक्स से आता है, बेसिक मैकेनिक्स से, तो ये आता है। अब मैं स्टार्टिंग में मान रहा हूँ कि उसका फोर्स लग रहा था F0 और ओमेगा कितना था, ओमेगा नॉट था, ये था। अब मैं बोल रहा हूँ कि उस पर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या तो फोर्स सेम डायरेक्शन में ऐड होगा या कम हो जाएगा, विपरीत में लगेगा, तो मतलब कुछ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब वो कितना होगा, Fm, जितना भी जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो या तो जुड़ जाएगा या घट जाएगा, विपरीत दिशा में होगा। तो ये Fm जो है ये यहाँ से कैलकुलेट किया हमने, और ये QV भी आया, तो ये QV भी रख दिया। ये F क्या, अब ये परिणामी अभिकेंद्रीय बल, ये रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स है जो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो F का वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट करते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेने के लिए हम लोगों ने ओमेगा को ओमेगा नॉट के बराबर कर दिया। किसी के दिमाग में ऐसा आया कि ओमेगा को ओमेगा नॉट के बराबर कर दिया तो ये तो फिर जीरो हो जाएगा, बट हम लोग यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पुट कर दिया तो फिर इक्वेशन खत्म हो जाएगा। इक्वेशन खत्म हो गया तो फिर हम लोग कैलकुलेशन किसका कर रहे हैं। ठीक है, ये सिंप्लीफाइड वे में लाने के लिए किया है ऐसा, बाकी तो एक्यूरेट आंसर लाने के लिए तो आपको ये अप्रोक्सीमेट नहीं लेना है, बट जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म में अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू मिलती है, इसलिए हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, लगभग मान प्राप्त करने के लिए इसको इसके ऑलमोस्ट इक्वल मान लेते हैं। ये मिला, यहाँ से अपने को फाइनली डेल्टा ओमेगा मिल गया, जो कि क्या लामर आवृत्ति, लामर फ्रीक्वेंसी है। अब देखो फ्रीक्वेंसी में चेंज हुआ तो चुंबकीय आघूर्ण में भी परिवर्तन होता है। चुंबकीय आघूर्ण मतलब मैग्नेटिक मोमेंट में भी चेंज होता है। देखो मैग्नेटिक मोमेंट का ही फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सिंस मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण जो था, चुंबकीय आघूर्ण था वो म्यू एल था, है ना, म्यू था या म्यू एल ले लो आप इसको। इसको हम लोगों ने लिखा था, क्या लिखा था, एक ऐसा फॉर्मूला आया था, देखो अपने पास में आया था ऐसा, EV/2, अगर आपको याद हो तो ऐसा फॉर्मूला आया था। अब देखो इसको मैं अगर V = R ओमेगा लिख दूँ तो देखो ये क्या बनेगा, V का वैल्यू R ओमेगा, तो R ऑलरेडी है तो R² ओमेगा/2। ठीक है, अब देखो ओमेगा में चेंज होगा तो म्यू में भी चेंज होगा, E, R और 2 तो कांस्टेंट है। ओमेगा में चेंज हो रहा है कितना, डेल्टा ओमेगा, मैं ऐसे करूँ, ये तो कांस्टेंट है, ओमेगा में चेंज हो रहा है डेल्टा ओमेगा, तो इसमें कितना चेंज होगा, डेल्टा म्यू, यही होगा। अब डेल्टा ओमेगा मेरे पास में है जो कैलकुलेट किया, EB/2m, तो इसका वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, ये तो है, इसका वैल्यू कितना है, EB/2m, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो वो प्लस माइनस हो जाएगा, EB/2m, तो यहाँ से देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, या फाइनली ये क्या बना, ये बन गया प्लस माइनस E²R²B/4m, ये डेल्टा म्यू बना। मतलब चुंबकीय आघूर्ण में, मतलब जो चुंबकीय गुण होंगे ना, उनमें कितना परिवर्तन हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट में इतना चेंज हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ये, तो फ्रीक्वेंसी में चेंज होने की वजह से एंगुलर मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, कोणीय आघूर्ण में भी परिवर्तन हो जाता है। ये है भैया, कंप्लीट हो गया ये लामर फ्रीक्वेंसी का। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, ये टॉपिक है एग्जाम में के हिसाब से, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पज, राइट। चलो एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, फिर हम लोग आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। विजिबिलिटी ठीक है क्या इसका, ठीक तो है। देखो आगे बात करते हैं,
यहाँ तक मुझे चीज़ें क्लियर हो गई है, बात समझ में आ गई लामर फ्रीक्वेंसी। अब स्पिन की ओर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। स्पिन एक छोटा सा टॉपिक है, इससे यहाँ से जनरली क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन सिलेबस में है तो इसलिए हम लोग पढ़ेंगे। हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन की दो टाइप की गति होती है। देयर आर टू काइंड ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक तो होता है ऑर्बिटल मोशन, कक्षीय गति, एक होता है चक्रण गति। तो कक्षीय गति हो गई, अभी चक्रण गति के बारे में बात करते हैं। चक्रण गति इसको बोलते हैं स्पिन मोशन। स्पिन मोशन या चक्रण गति। चक्रण गति का क्या सीन है, देखो इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होता है, स्पिन होता है अप डाउन वाला, तो उसकी वजह से भी, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन कक्षा में गति कर रहा है तो उसकी वजह से भी उसका क्या होता है, कोणीय संवेग होता है। उसकी वजह से जो कोणीय संवेग आ रहा था वो तो हम लोगों ने ऐसे क्लासिकल मैकेनिक्स से ऐसे कैलकुलेट करते हैं ऐसे। ये कोणीय संवेग था कक्षीय गति के कारण, ये एंगुलर मोमेंटम था ऑर्बिटल मोशन की वजह से। ऐसे ही जो स्पिन होता है, जो चक्रण होता है, उसकी वजह से भी क्या होता है, इसका चक्रण कोणीय संवेग आता है। चक्रण कोणीय संवेग, चक्रण कोणीय संवेग जिसको बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है एल, जो सॉरी स्पिन एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं हम लोग एस वेक्टर से। किससे लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं एस वेक्टर से। और इसका जो वैल्यू आता है वो वैल्यू आता है रूट ऑफ एस प्लस 1, और ये आता है h/2π। ये आता, ये कौन सा आघूर्ण है, ये चुंबकीय आघूर्ण, सॉरी कोणीय संवेग है। कोणीय संवेग कक्षीय गति के कारण, सॉरी चक्रण गति के कारण, कक्षीय गति के कारण जिसे ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ये चक्रण गति के कारण आता है। ये कहाँ से आता है, ये क्वांटम मैकेनिक्स में आता है। इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट ये चीज़ है। ये क्या है, चक्रण गति के कारण जो कोणीय संवेग आता है, स्पिन मोशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम आता है वो ये है, ठीक है। स्पिन एस जो होता है वो होता है 1/2 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हम लोग रखते हैं वैल्यू, तो ये आता है क्या 1/2, और ये आता है 1/2 + 1 h/2π। एस वेक्टर जो आता है वो आता है कितना आ गया 1/2, 3/2, तो √3/2 आ जाएगा h/2π। ये मिल जाता है भैया अपने को। तो एस वेक्टर जो आ गया कितना मिला, √3/4π × h। ये एस वेक्टर मिल गया अपने को। क्या मिला, चक्रण कोणीय संवेग, स्पिन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम आता है वो। इसके घटक होते हैं अलग अलग घटक भी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 घटक होते हैं। हम इसके जेड कंपोनेंट की स्पेसिफिकली बात करते हैं। तो इसका जो जेड कंपोनेंट आता है वो भी ऐसे बनाया गया है, जेड घटक। इसका जो जेड कंपोनेंट है, जेड कंपोनेंट, इसका जो जेड कंपोनेंट है जिसको हम लोग लिखते हैं एस जेड से, और वो होता है क्या, वो होता है ms × h/4π, ms × h/4π। ये ms क्या है, ये देखो स्पिन कितना था अपना, स्पिन था 1/2, तो इस 1/2 के 2 वैल्यू हो सकते हैं ना, +1 और -1, इनको बोलते हैं ms। ms जो है या तो +1 होगा या ms क्या होगा -1/2। इसको क्वांटम संख्या बोल सकते हैं, ये स्पेसिफिक मैग्नेटिक स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। ये चक्रण चुंबकीय क्वांटम संख्या बोलते हैं इसको। ये इतना ज़्यादा आपके काम में नहीं आता, क्वांटम मैकेनिक्स में इसके ऊपर एक पूरी यूनिट आती है 3rd ईयर के अंदर। तो यहाँ पर इसलिए इसको इस तरीके से बनाया नहीं किया, ये तो मैं खाली इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। लेकिन ms क्या हो गया, आप प्लस स्पिन प्लस हाफ और माइनस हाफ बोलते हो ना, वो ms का वैल्यू होता है, स्पिन का वैल्यू 1 ही होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो इसके 2 वैल्यूज पॉसिबल, +1/2 -1/2, मतलब ms का वैल्यू +-1/2 और h/4π ये होता है SZ, ठीक है। ये अपने पास में SZ मिल गया। तो SZ क्या हो गया, सॉरी ये 4π नहीं होता, ये 2π होता है यहाँ पे, ये 2π होता है यहाँ पे। तो ये क्या बन गया, +-h/4π, ये SZ मिल गया। SZ क्या है, S का Z घटक, Z कंपोनेंट। स्पिन के बारे में इतना ही है आपके सिलेबस में। एक चीज़ और है यहाँ पर जिसके हम बात करेंगे, जैसे हम लोगों ने कक्षीय जायरोमैग्नेटिक अनुपात निकाला था,
ऑर्बिटल जायरोमैग्नेटिक रेशियो निकाला था, वैसे ही यहाँ पर स्पिन के लिए भी निकालते हैं, जिसको बोलते हैं चक्रण जायरोमैग्नेटिक निष्पत्ति या अनुपात, इसको बोलते हैं स्पिन जायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये क्या होगा, जैसे हम लोगों ने कक्षीय गति के लिए निकाला था कि म्यू एल और एल वेक्टर का जो अनुपात होता है उसको हम बोलते हैं, ये कक्षीय गति के लिए जायरोमैग्नेटिक रेशियो था। इसी तरीके से स्पिन मोशन के लिए चक्रण जायरोमैग्नेटिक रेशियो निकालना तो क्या आएगा, म्यू एस अपॉन एस वेक्टर। ये क्या है, ये है, बस इतना ही है, इसके आगे कुछ नहीं है। इसके बारे में आगे डिटेल में हम लोग बात करेंगे नहीं। तो ये यहाँ पर है, इतना ही गिवन आपके सिलेबस में। कक्षीय जायरोमैग्नेटिक रेशियो जो होता है वो वैसे होता है, ये चक्रण जायरोमैग्नेटिक रेशियो है, स्पिन जायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो ये क्या है, ये स्पिन की वजह से जो चुंबकीय आघूर्ण आता है वो, और स्पिन की वजह से जो कोणीय संवेग आता है उनका दोनों का अनुपात। ड्यू टू स्पिन जो क्या आता है, मैग्नेटिक मोमेंट आता है, और ड्यू टू स्पिन जो एंगुलर मोमेंटम आता है, उन दोनों का जो रेशियो आता है उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया भैया लामर फ्रीक्वेंसी एंड स्पिन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ और बातें करने वाले हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।